हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आवेश को परिभाषित करें एवं इनके गुण को लिखें। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि रियल में आवेश है क्या। तो आवेश जो होता है किसी पदार्थ के अंदर रहता है। कोई पदार्थ अगर है इसके अंदर आवेश रहता है। आवेश क्या रहता है? किसी पदार्थ के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युतीय एवं उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को क्या करता है? अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। मतलब है कि पदार्थ कोई भी है उसके अंदर क्या है? आवेश होगा जो अपने अंदर, उसके अंदर ये पदार्थ के अंदर विद्युतीय चुंबकीय उससे संबंधित और भी प्रभाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। क्यों? कि इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन एक वेक्टर अलजेब्रा के ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण ये सदिश न होकर अदिश हो जाता है। क्लियर? अगला बात कर रहे हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। मतलब अगर सबसे बड़ा मात्रक कहा जाए आवेश का तो वो फैराडे होता है। और आपने सीखा होगा कि एक फैराडे जो होता है वो किसके बराबर? 96,500 कूलम्ब अप्रोक्स में होता है। 96,500 कूलम्ब पर मोल इसके रिस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब ये दिमाग में रखना है कि यहां पर आवेश का अगर सबसे बड़ा कोई मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराडे होता है। दूसरी बात है कि यहां पर क्वेश्चन है कि आवेश का गुण लिखना है। गुण तो सबसे पहला समझना है कि कोई भी आवेश संरक्षित होते हैं। क्या होते हैं? आवेश संरक्षित होते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला क्या? Q बराबर NE डिफाइन करते हैं। यहां पर NE का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास प्लस है तो सोचेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन कर रहा है, और माइनस है तो नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर रहा है। मतलब है कि अगर हम लिख दूं कि यहां पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि प्लस माइनस NE, तो अगर प्लस है तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अगर माइनस है तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मतलब है कि इसका गुण है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो पदार्थ के अंदर विद्युतीय एवं उससे संबंधित प्रभावों को अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। क्लियर? तो अब यहां बात करेंगे आवेश। फिर मैं बोल रहा हूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। दूसरी बात है इसका गुण की बात कर रहे हैं, आवेश का गुण की बात कर रहे हैं। आवेश संरक्षित होते हैं, जिसको हम Q बराबर प्लस माइनस NE लिखते हैं, जहां पर N का मान 1, 2, 3 होते हैं, N तक। आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। आवेश जो होता है धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ये क्या हो गया? गुण हो गया। ये सब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, या आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसके बारे में हम बात करें। सपोज कि कोई भी अगर आवेशित वस्तु है, कोई भी अगर वस्तु क्या अगर आवेशित है, दिख रहा है ना, ये वस्तु आवेशित है। तो ये जो वस्तु आवेशित होंगे ये हमेशा क्या होंगे? पूर्णांक संख्या में होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन 1/2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 0.3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किसी पूर्ण नंबर का क्या होगा? मल्टीपल होगा। कोई भी पूर्ण नंबर होगा उसका मल्टीपल होगा। तो यहां पर बात कर रहा है कि किसी आवेशित वस्तु पर मौजूद आवेश या स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब हो
Q बराबर प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है, जहां पर n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और E जो है ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू कितना -19 कूलम। ये आपका इतना होता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो अब यहां समझना है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या में आएगा, अगर देते भी हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या में देंगे। ऐसा नहीं कि किसी को इलेक्ट्रॉन हम 1/2 दे दें और किसी को 0.3 दे दें। ऐसे हम किसी बॉडी से ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हमेशा क्या होता है, ये क्या पूर्ण गुणज होता है। किसी संख्या का क्या होता है, पूर्ण, कोई भी संख्या हो उसका पूर्ण गुणज होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी संख्या क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर तीसरा मेरा क्वेश्चन है, कूलम बल के नियम को परिभाषित करें एवं इनके सीमाओं को लिखें। सबसे पहला बात क्या है कि कूलम बल का जो नियम है वो विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए ही लागू होता है। मतलब है कि अगर विराम अवस्था में अगर कोई आवेश स्थिर है तो वहां पर कूलम बल का नियम लागू होगा, लेकिन अगर वह आवेश गतिशील होगा तो वहां पर कूलम बल का नियम क्या होगा, फेल कर जाएगा, यानी कूलम का नियम फेल कर जाएगा। तो अब यहां बात होगा कूलम बल के आपने फॉर्मूला फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मतलब इंटायर जितने भी चीज़ है हर जगह इसका बल का अनुभव किया जाता है। जैसे केमिस्ट्री में हम परमाणु संरचना की बात कर रहे हैं तो वहां पर इसका डिस्कशन है। तो याद कीजिए आप कि यहां पर मैं डिफिनीशन, इसके अनुसार मैं डिफिनीशन बनाया है कि विराम अवस्था में, यहां पर लिखा विराम अवस्था में, विराम अवस्था में स्थित की अगर हम बात करते हैं तो विराम अवस्था में कूलम बल दो बिंदु आवेशों के परिमाण का गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इस जो बीच के जो दूरी r है इसका क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, बीच के दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब f प्रोपोर्शनल टू 1 क्या r²। यहां से एक रिलेशन आया f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई क्या r², और यहां से एक इक्वेशन आ गया f बराबर k इंटू q1 q2 बाई r। इसी को हम बोलते हैं कूलम बल। अब बात होता है कि कूलम बल का जो नियम की जो सीमाएं हो, क्या क्या सीमाएं हैं वो चीज हम देखेंगे। पहला सीमाएं यह है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। मतलब ये कैसा आवेश है, ये दोनों आवेश बिंदु आवेश है, इसी के लिए नियम लागू होगा। अगला पॉइंट कहता है कि यह नियम विराम अवस्था में मौजूद आवेशों के लिए लागू होता है, यह विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरी बात है कि यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अब बात करने वाले हैं कि यहां पर मैंने दो क्वेश्चन लिया है। एक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करें और इनके मात्रक एवं बीमा को लिखें। सबसे पहला बात है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता जो होती है वो कहां पर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ये कोई आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैं डिफिनीशन का अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र या बोल सकते विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी बिंदु हो सकता है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये लगने वाला बल F को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इसे वेक्टर E द्वारा सूचित किया जाता है और इसके अनुसार अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वेक्टर E बराबर F बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अगर हम इसका मात्रा की बात करते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और यह आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मात्रक होता है
वोल्ट पर मीटर। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। मतलब है हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर एक खुद बल जो एक सदिश राशि है तो यह विद्युत क्षेत्र भी क्या है? एक सदिश राशि है। तो मैं यहाँ डिस्कस किया हूं कि विद्युत क्षेत्र एक क्या है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है। वोल्ट मीटर दोनों में से पूछ सकता हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये लगा दे चाहे ये लगा दे। वोल्ट मीटर वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन इसकी बीमा mL/-3A होता है। इसकी बीमा mL/-3A होता है। तो यहां से जो भी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि विद्युत बल के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे या समझावे या परिभाषित करें। तो यहां पर मैंने क्या किया कि एक स्रोत आवेश ले लिया Q, एक बड़ा आवेश Q ले लिया है जिसके चारों तरफ या इसके अगल बगल या इसके नजदीक अन्य आवेश Q1 Q2 Q3 Q1 मैंने क्या ले लिया है। अब इसके अनुसार अगर हम डिफिनीशन बनाते हैं तो डिफिनीशन क्या बनेगा ये देखते हैं। किसी आवेश, एक आपको ये बोल रहे हैं, एक किसी आवेश का मतलब क्या? Q। किसी आवेश Q पर अन्य सभी आवेशों Q1 Q2 Q3 ये सब अन्य आवेश है। अन्य सभी आवेशों के कारण आरोपित परिणामी बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगे बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब ये जितना बल लगेगा ना, इसके कारण इस पर जो जितना बल लगेगा, इसके कारण इस पर जितना बल लगेगा, इसके कारण इस पर जितना बल लगेगा, इसके कारण इस पर जितना बल लगेगा, इस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को हम कहेंगे कि क्या है? विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। मतलब हम यहां से अगर चित्र के अनुसार बोले तो मैंने मान लिया कि यदि किसी आवेश Q के निकट Q1 Q2 Q3 Qn आवेश स्थित हो तो Q पर इन आवेशों के कारण लगने वाला बल क्रमशः F1 F2 F3 Fn हो तो आवेश Q पर क्रियाशील बल या बोल सकते हैं कुल बल कितना होगा। तो सभी बलों को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? कुल बल हो गया। या इसको हम F नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F नेट भी बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं को परिभाषित करें तथा इनके गुण को लिखें। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें एवं इनको समझावें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहां पर अगर बात की जाए रियल में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसे काल्पनिक वक्र है जिससे होकर कोई अकेला धन आवेश चल सकता है यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। अगर जब भी कोई आवेश चलेगा तो कैसा आवेश चलेगा? धन आवेश। मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं में कौन सा आवेश चलेगा? धन आवेश चलेगा। यहां कौन जा रहा है? ये पॉजिटिव आवेश है। ये कौन जा रहा है? पॉजिटिव आवेश जा रहा है। कब? जब वो चलने के लिए स्वतंत्र हो तब। मतलब है कि उस पर कोई बाउंड्री नहीं, एकदम जा रहा है बेचारा, वो मुक्त है, कहीं घूम सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर बात कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसे काल्पनिक, कोई पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है जिससे होकर कोई अकेला धन आवेश चल सकता है यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। चल सकता है कब? जब वो चलने के लिए स्वतंत्र हो। इसके गुण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। मैंने क्या लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा संभव हो सकती है, 2 दिशा नहीं। क्लियर? तो ये इसका 2 गुण है। अगर आपसे कोई पूछेगा इसके गुण को लिखे तो आप आराम से 2 गुण लिख सकते हैं। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें या समझावें। मैंने आपको बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र जो होती है, विद्युतीय बल जो होता है, अगर हम उसको बात करते हैं तो ये किसी आवेश के कारण होता है।
अगर कोई आवेश नहीं हो तो न तो वहां विद्युतीय बल लगेगा और ना ही विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, न ही विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी। विद्युतीय क्षेत्र को हम विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेज है, क्योंकि वो पॉइंट वो यूनिट चार्ज के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए? यूनिट चार्ज के लिए, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। और उसका नेचर हमेशा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हमने क्या किया, मैंने आपको एकदम सेंटेंस में मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्रयोग से स्पष्ट है, क्योंकि बिना प्रयोग का कोई चीज होता नहीं है। तब प्रयोग से स्पष्ट है कि जितने आवेश है प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो ए आवेश है तो अपना विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न किया E1, ए आवेश अपना विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न किया E2, अगर ए आवेश Q3 है तो क्या हो E3 उत्पन्न किया, उत्पन्न करता है। अब कहता है जब उत्पन्न करता है माना अन्य आवेश अनुपस्थित, अगर ये उत्पन्न करता है तो इसके तुलना में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको मान लेगा कि अनुपस्थित है हो, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्तिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योगफल होता है या सदिश योग होता है। मतलब है हम फिगर के अनुसार बोल रहे हैं कि ये आपका एक पॉइंट क्या है Q है, तो मैं लिखा बिंदु Q पर आवेश Q1, Q2 तथा Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र E1, E2, E3 हैं, तो इन विद्युत क्षेत्रों का योग कुल विद्युत क्षेत्र देता है। इस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल विद्युत क्षेत्र देगा, जिसके लिए हम E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन में कि विद्युतीय द्विध्रुव, यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव और दूसरा क्या है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इनका मात्रक एवं विमा को लिखें। सबसे पहले समझना है कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। अगर कोई 2 आवेश हो और दोनों आवेश के बीच की दूरी इसके मिडिल पॉइंट से क्या हो समान हो, यानी इनके बीच की दूरी टोटल कितनी हो 2L हो, तो अगर 2L होगा तो इसका बीच का क्या है मिडिल पॉइंट हो गया। अब ये समझना है कि जो 2L जो होता है वेक्टर A के बराबर होता है। किसके? वेक्टर A के बराबर, क्योंकि ये लेंथ है इसका, ये आवेश के कारण डेवलप हो रहा है। तो ये जितनी भी बातें हो रही है कहाँ हो रही है? विद्युत क्षेत्र में बात हो रही है। कहाँ हो रही है? विद्युत क्षेत्र में बात हो रही है। तो मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश A माइनस A प्लस है, तो ये विजातीय 2 विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर होता है, इसकी विमा m के पावर 0 L T के पावर 0 होती है। यह एक अदिश राशि है, इसका उदाहरण H2O, CO, HCl, ET से हो सकता है। अब बात करना है कि आपको ज्यादा एग्जाम में ये चीज पूछता है, लेकिन इसके बिना इसका कहानी अधूरा है। इसके बिना इसका कहानी क्या है? अधूरा है। हो सकता है कि दोनों साथ साथ दे दे कभी कभी, इसलिए हम लोग दोनों एक साथ लिखे हुए। तो यहां पर बात हो गया, यहां पर था विद्युतीय द्विध्रुव, लेकिन यहां पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहता विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब कोई आवेश है, ये आवेश है जो यहाँ पर माइनस Q है, इस माइनस Q का परिमाण को क्या कहेंगे? Q कहेंगे, और ये प्लस Q के परिमाण को क्या कहेंगे? Q कहेंगे। परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, ये दोनों आवेश है, इसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ बात है इसका एक्सप्लेनेशन की बात, यहाँ पर बात क्या समझावें, यहाँ पे इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यदि आवेशों के परिमाण Q हो, अगर मान लिया आवेश Q है, अगर इसको हमने क्या मान लिया Q हो, तथा इनके बीच की दूरी क्या हो A हो, इनके बीच की दूरी कितनी है A का मतलब क्या 2L हो, तो वेक्टर P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण गुणे इनके बीच की दूरी। तो एक आवेश को हम क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, और यहां पर इनके बीच की दूरी को क्या कहें? A लिखेंगे, और A का मतलब मैंने आपको क्या बताया है 2L ना, तो Q इंटू 2L मतलब वेक्टर P बराबर 2QL लिख सकते हैं। अब यहां बात समझना है किसके बारे में, क्या यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा
ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। कहां होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। दूसरा बात है कि इसका मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है। लेकिन इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? डीवाई होता है। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? डीवाई होता है। अब बात होता है कि एक कूलम्ब मीटर को हम क्या 3 × 10 के पावर 29 डीवाई लिखते हैं या कहते हैं। इसकी बीमा ATL होती है। इसकी बीमा ATL होती है। तो यहां पर आपसे कोई पूछे कि विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक क्या क्या होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक कूलम्ब मीटर होता है और दूसरा मात्रक जो होता है इसका डीवाई होता है। क्या होता है? एक कूलम्ब मीटर को हम लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 29 डीवाई। क्या लिखेंगे? डीवाई लिख सकते हैं या लिखते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, या इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं साबित करें कि टाउ बराबर वेक्टर P × वेक्टर A। एक रोडिंग फिगर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई क्या होती है? 12 होती है। L और प्लस क्या? L। यानी अगर इसकी लेंथ अगर क्या L है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? L होगी। अगर ये चार्ज अगर यहाँ पर क्या -Q चार्ज है तो इसकी जो दिशा होगी क्या होगी? इस प्लस के दिशा के हमेशा विपरीत होगी। यानी यहाँ पर जो बल होगा ये क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत होगा। और यहाँ पर बल जो होगा ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में हो। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज। तब माइनस चार्ज के लिए विपरीत होता है, प्लस चार्ज के लिए सेम। यानी F की दिशा और E की दिशा दोनों क्या होती है? सेम होती है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, F की दिशा और E की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब जो बात है हम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि चित्र के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर, माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या P है। इसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। यदि विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा में थीटा कोण से विचलित हो, कितने कोण से घूम जाती है? ये थीटा कोण से क्या होती है? विचलित हो जाती है, या विचलित कर दिया जाए तो इनके आवेश पर क्रियाशील बल परस्पर समानांतर एवं विपरीत होंगे। यानी ये अगर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो ये भी तो ऐसे इसका अपोजिट जा रहा है, लेकिन क्या है? समानांतर है, लेकिन क्या है? विपरीत है, विपरीत होंगे। और इस प्रकार बल युग्म की रचना करेंगे। अतः बल युग्म का आघूर्ण टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टाउ बराबर कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। ये जो दो बल है ना, ये जो दो बल है, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों की बीच की लांबिक दूरी। कैसी? दोनों के बीच की लांबिक दूरी। अब कोई एक बल ले लो, तो यह एक बल का अगर हम परिमाण की बात करते हैं तो Q × ले लेते हैं। मान लो हम इसी की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा चाहेगा तो इसका भी ले सकता है। तो हम Q × E इंटू ये लांबिक दूरी, इसको हम बोलते हैं लांबिक दूरी। BN को क्या बोलेंगे? लांबिक दूरी। इसी को हमको बोलते हैं लांबिक दूरी बोलते हैं, लांबिक दूरी। तो इस लांबिक दूरी को हमने क्या बोला? 2L sin थीटा। तो Q × E इंटू कितना? 2L sin थीटा। और हमने सीखा था कि 2L × Q × E sin थीटा, और 2L को मैंने क्या सीखा था? P ना, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं वेक्टर के फॉर्म में इसको P लिखते हैं। तो इसको क्या, A आपका स्केलर में आ गया तो ये P हो गया इंटू E sin थीटा। आप जानते हो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को हम लिखते हैं AB sin थीटा। मतलब है AB sin थीटा को लिखते हैं वेक्टर A क्रॉस B। मतलब P × E sin थीटा को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन तथा अस्थायी संतुलन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला बात है कि हम जानते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है U बराबर -PE cos थीटा होती है, और इसको मैं चाहूँ वेक्टर फॉर्म में तो माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E लिख सकते हैं। अब यहाँ समझते हैं हम कि विद्युतीय द्विध्रुव की न्यूनतम स्थिति ऊर्जा कितने पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। इस स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है? संतुलन होता है, संतुलित होता है, चाहे संतुलन होता है। क्या होता है? संतुलन की अवस्था में रहते हैं।
दूसरी बात है, लेकिन जैसे ही अगर ये कितना हो जाए 180 डिग्री पर आ जाए, जैसे ही ये 180 डिग्री की स्थिति में आ जाए तो इसकी विद्युतीय द्विध्रुव की महत्तम, इसकी विद्युतीय द्विध्रुव महत्तम एम क्या होता है, अस्थायी हो जाती है। क्या होती है? अस्थायी हो जाती है। मतलब इसका आंसर देखिए कितना छोटा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि परावैद्युत सामर्थ्य एवं सापेक्ष परावैद्युत स्थिरांक को परिभाषित करें। अब बात है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। अब बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह महत्तम मान, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जहां पर सबसे अधिकतम मान क्या रखता है, जहां तक परावैद्युत का परावैद्युतांक भंग नहीं हो, यानी जो परावैद्युत है उसका जो परावैद्युतांक हो क्या हो, खत्म नहीं हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। हवा में इसका मान जो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। हवा में या निर्वात में इसका मान जो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। यहां पर एक इसमें अगला इसका पॉइंट है सापेक्ष परावैद्युत स्थिरांक। मैं लिखा सापेक्ष परावैद्युत स्थिरांक, यहां बोल देंगे तो हम बोले किसी माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक ई तथा निर्वात की परावैद्युतता E0 के अनुपात को सापेक्ष परावैद्युतांक कहा जाता है। क्या होता है? सापेक्ष परावैद्युतांक कहा जाता है। यहां पर 11 क्वेश्चन आज मैंने कराया, ठीक है ना। कल हम 11 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों में इतना ज्यादा शेयर करें कि सभी बच्चे को फायदा हो सके। बाय, जय हिंद।